कंपैरेटिव आप ये हो गया था तो जैसे एग्जांपल चेंज हो रहा है, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट में कंडीशन होता है, जब डायरेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, जब डायरेक्ट करंट जो सोर्सेज हमारे होते थे बैटरी, तो जो बैटरी आपका होता है बेटा वो डायरेक्ट करंट का सोर्स होता था। इसका डायरेक्ट करंट, वहाँ जो भी वैल्यू भी नहीं है वहाँ डायरेक्ट में मिले कांस्टेंट रहेगा। जबकि जब हम लोगों ने अल्टरनेटिव सोर्सेज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या करते हैं, चेंज होते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो अगर इनमें चेंजेस हो रही हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो अगर उनमें चेंजेस आपकी हो रही है टाइम के साथ, उनको वेरिएशन मिल रहा है, टाइम के साथ क्या मिल रहा है, वेरिएशन मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव। जैसे डायरेक्ट दिखाने के लिए ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक। तो वोल्टेज हो या करंट हो, ये टाइम के साथ हमारे में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं हो रही है, इसे हम लोग डायरेक्ट कह रहे हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, डायरेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारा जो अल्टरनेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अल्टरनेटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइम के साथ वैल्यू इसका क्या करता है, ये डीसी की बात हमने कर लिया, यहाँ पे बात कर रहे हैं एसी की बात कर रहे हैं। ये टाइम के साथ वैल्यू हमारी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। तो टाइम के साथ अगर वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग कह लेंगे अल्टरनेटिव। अगर टाइम के साथ चेंजेस नहीं हो रही तो उसे हम लोग कह लेंगे क्या, डायरेक्ट। एक कंडीशन आपका होता है डायरेक्ट का, दूसरा कंडीशन होता है आपका किसका, अल्टरनेटिव का। एक डायरेक्ट का होगा, दूसरा क्या होगा, अल्टरनेटिव का होगा, ठीक। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे साइकिल प्लस हाफ प्लस माइनस इस तरह से हमारा प्लस माइनस, ठीक। तो अगर ये चेंजेस हो रही है, अगर ये क्या हो रही है, टाइम के साथ वैल्यू में हमारे चेंजेस हो रही है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिव। और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट, ठीक है। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसे डायरेक्ट कहेगा, टाइम के साथ चेंजेस हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव कहेंगे, ठीक। एक होता है हमारी डायरेक्ट का, दूसरा होता है हमारा अल्टरनेटिव का। अब चाहे वोल्टेज हो चाहे क्या हो करंट, अब एक साइकिल को ऐसा आप समझ लेंगे, ये जो वैल्यू आपका होता है इसे पीक वैल्यू कहते हैं, इसे क्या, पीक वैल्यू। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो चाहे आई नॉट कहेंगे, जैसे अगर हम लोग सेम ग्राफ बनाते हैं, ठीक। बी कंडीशन आपका हो गया। अगर इसे हम बी से दिखा दें तो ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर आपका क्या होता है, टाइम के साथ वैल्यू हमारी देखो, एक जीरो से चला पीक तक, पीक से फिर जीरो, फिर नेगेटिव में पीक, फिर क्या होगा जीरो, यहाँ से लेके और यहाँ तक के टोटल जो वैल्यू होगी ये हमारा वन साइकिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक साइकिल कहलाएगा। मतलब एक टाइम पीरियड में बेटा ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, और पहुँच कहाँ रहा है, इस पॉइंट तक होता है, ठीक है। तो ये केस आपका जब होता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा करंट है ये, अल्टरनेटिव करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव कहलाएगा। इसी केस में हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं, इसे नोन है अल्टरनेटिव। ये क्या कहलाएगा आपका, अल्टरनेटिव कहलाता है। और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक। अब कंडीशन आती है जो अपने यहाँ यूज होता है बेटा, जो करंट हम यूज करते हैं अपने यहाँ सप्लाई आती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वोल्टेज है यार, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की आती है। तो लोग सही के बजाय गलत कहाँ जान जाते हैं, सही के बजाय गलत कैसे जान जाते हैं, जो कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन क्या कहेंगे 60 हर्ट्ज सप्लाई आती है आपके, तब कैसे होता है, कहीं नहीं पड़े।
अपने यहाँ वर्ल्ड इंडिया क्या बहुत सारी मैक्सिमम कंट्रियों में जो सप्लाई वोल्टेज आपका है वो 50 हर्ट्ज होता है। कितने हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज होता है। मतलब 1 सेकंड में 50 टाइम का पॉजिटिव 50 टाइम का हो रहा है नेगेटिव, मतलब 50 साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है? 50 साइकिल क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, उसी को नाम देते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड इज नोन एज क्या? फ्रीक्वेंसी। तो उसी को हम नाम देते हैं बेटा, क्या कहेंगे उसे? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितनी साइकिल पर सेकेंड आपकी जो है वो कंप्लीट हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इज नोन एज क्या? फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इसी को नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये AC है और ये क्या है? DC। इसके जो फ्रीक्वेंसी हम देते हैं वो 50 हर्ट्ज बोला जाता है। कितना बोलते हैं? 50 हर्ट्ज हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और जब यहाँ पे लेते हैं, अब इसका टाइम पीरियड, मतलब अगर कहा जाए टाइम पीरियड तो T=1/n आपने पढ़ा होगा, N=1/d। तो अगर फ्रीक्वेंसी बेटा 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना होगा? ये बटन 1/50, यानी पॉइंट लगाओगे तो फिर हुआ 0 बढ़ाओगे तो 5 सेकंड की वैल्यू 0.02 सेकंड, मतलब एक साइकिल पूरा करने में ये 0.02 सेकंड टाइम देता है। 1 साइकिल कंप्लीट करने में 0. कितना देगा? 0.02 सेकंड आपका टाइम देता है। 0.02 सेकंड क्या देता है? टाइम देता है क्या करने के लिए? 1 साइकिल को कंप्लीट करने में। एक साइकिल कंप्लीट करने में 0.02 सेकंड का क्या होता है? टाइम लगता है। तो ये कहलाता है हमारा क्या? टाइम पीरियड कहलाएगा। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो गई 0. कितना हो गया? 02 सेकंड। अब यहाँ पे क्या है? क्या इसका फ्लक्चुएशन हो रहा है? तो इसका टाइम पीरियड क्या लेते हैं? DC का। एक बार पूरा आखिरी तक पहुंचो उसके। तो टाइम पीरियड क्या लेंगे आप? 0, इनफाइनाइट या कुछ पर्टिकुलर? टाइम पीरियड क्या कंसीडर करेंगे? टाइम पीरियड क्या कंसीडर करेंगे बताएंगे? 0 या इनफाइनाइट। 0 या इनफाइनाइट। 0। तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन है टाइम पीरियड क्या होगा? 0 या इनफाइनाइट? अगर इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि टाइमिंग के साथ चेंज होगा। अगर मतलब अनंत होगा तो इसका मतलब ये कि टाइमिंग के साथ चेंज होगा। इसलिए आपको पूरा टाइमिंग चेंज नहीं होगा, इसलिए वो अनंत नहीं होगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे टाइम पीरियड हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 0 लेते हैं। क्या होता है टाइम पीरियड? हमें पता ही नहीं कहाँ ये 0 हो गई, मिला है क्या? नहीं है ना। तो टाइम पीरियड क्या लेते हैं? यहाँ पे इनफाइनाइट लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे टाइम। अगर ऐसा है कि 0 से टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है तो चेंज नहीं हो रहा तो 0 तो टाइमिंग मानेंगे। चेंज नहीं हो रहा है तो इनफाइनाइट टाइम का कभी बना हुआ है। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक साइकिल जितने पूरा होता है, या तो साइकिल पूरा होने में इनफाइनाइट टाइम पता नहीं होगा कि हो ही नहीं रहा, तो उसे क्या बोलोगे? 0 तक बोलते तो 0 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा ना, या तो कंप्लीट कर ही नहीं रहा भाई। टाइम पीरियड को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं? टाइम टेकन बाई, ठीक है, इट टू कंप्लीट 1 साइकिल। कोई भी सिस्टम है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे आप? टाइम पीरियड कहेंगे। तो यहाँ पे तो टाइम पीरियड क्या है? मतलब ये कहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है? तो ऐसा कुछ डिफाइंड है ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे? जो चीज़ अनडिफाइंड हम लोग पाते हैं उसे लोग इनफाइनाइट कहते हैं। क्या करेंगे? इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट का डेफिनेशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे उसी को क्या कर देंगे हम लोग? इनफाइनाइट कहते हैं। सर जनरेटर इनफाइनाइट देगा डायरेक्ट की जनरेटर से डायरेक्ट देता है कि अल्टरनेटिव? कौन सा? जनरेटर दोनों टाइप के जनरेटर होते हैं बेटा, DC भी AC भी। अपने यहाँ जो यूज होता है वो AC जनरेटर यूज करते हैं।
इसीलिए सभी नहीं मारता लाइन, इसी से जोड़ करंट मारता है यार। लेकिन बहुत मंदा था यूज करने में। हम लोग जो यूज अपने यहाँ आज के डेट में जो यूज़ किया जाता है वो एसी जनरेटर ही यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एसी जनरेटर। और उसका वोल्टेज क्या वही होता है 220 वोल्ट। जो नाम का वोल्टेज हमें यूज जो एप्लीकेंट है उसी में वोल्ट पे रहता है। अब मारने ना मारने की बात ये होती है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कहीं अर्थिंग नहीं आपकी है, एक फेस केवल टच कर रहे हैं तो आपको नहीं मारेगा। यहाँ वाला भी आपको टच करेंगे, कहीं से अर्थिंग नहीं है तो नहीं मारेगा। ठीक है, बस आपको दोनों कहीं गया, आपका हाथ कहीं या पैर कहीं सट गया तो फिर वैसे डीसी में यूज किया जाता है ना। हाँ बेटा, नॉर्मली डीसी में यूज किया जाता है जो करंट इन्वर्टर में जैसे बैटरी है ये इन्वर्टर हाँ। तो डीसी तो है ना। नहीं बैटरी से डीसी मिलती है, इन्वर्टर जैसे एसी बदल देता है। हाँ वही। आपको जब करंट से पढ़ा रहे थे तो उसी समय बताया गया था बेटा कि जो हमारे इन्वर्टर का सिस्टम होता है, इन्वर्टर में क्या होता है, ठीक, उसकी चार्जिंग किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एक डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। एसी से कभी भी चार्ज नहीं होता क्योंकि हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव, जितना एक डायरेक्शन में चार्ज करेगा अगले हाफ साइकिल में क्या करेगा, उसे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कभी भी एसी से डायरेक्ट हम लोग किसी भी चार्जिंग डिवाइस को चार्ज नहीं कर सकते। चार्जिंग के लिए हमेशा उसमें कन्वर्ट में करता है, डीसी में करता है। ठीक, दूसरी चीज़ें आपकी होती हैं जब बैटरी चार्ज हो जाती है, जैसे आपने बल्ब लगाया, बैटरी लगी, इन्वर्टर लगा, इन्वर्टर पहले आने वाले जो वोल्टेज हमारा है, क्योंकि घर में आता था 220 वोल्ट, नॉर्मल रीडिंग हम लोग कितना लेते हैं 220 वोल्ट, बात कहीं थोड़ा बहुत कम वगैरह रहता है, लेकिन नॉर्मल रीडिंग हम लोग 220 लेते हैं। तो 220 वोल्ट आ रहा है आपका। अब 220 वोल्ट को उसको रिड्यूस करना है चार्जिंग वोल्टेज पे। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में चार्जिंग का जो है हमारा पोटेंशियल होता है, कहीं 4 वोल्ट देता है, कहीं 4.5 देता है, कहीं 3.5 देता है, कोई 5 वोल्ट, मतलब 3 to 5 के बीच में सारी कंपनियों का चार्जिंग वोल्टेज होता है। मोबाइल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे ही जो आपका क्या है इन्वर्टर है, इन्वर्टर उस वोल्टेज को पहले क्या करता है, आप पढ़ेंगे उसमें क्या ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। सॉफ्टवेयर पर बताया गया था ना, बता दिया गया ना, ठीक। उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपका ट्रांसफार्मर उससे पहले रिड्यूस करता है रिक्वायर्ड वोल्टेज पे, किस पे रिड्यूस करेगा, रिक्वायर्ड वोल्टेज पे, और फिर वो जो रिक्वायर्ड वोल्टेज हमारा जनरेट हो रहा है, रिक्वायर्ड वोल्टेज क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उस वोल्टेज को फिर वो डीसी में कन्वर्ट करेगा। आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है, रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर बताया गया आपको, सब ये सब पीएन जंक्शन, ठीक। और पीएन जंक्शन जो है यूज करते हैं हम लोग ऐसे रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन में दो पढ़ाया हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर बताया गया है ना, पढ़े होंगे आप 12th में, नहीं पढ़ा है, लास्ट जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा, ठीक। इसमें गेट पढ़ाया तो उस कंडीशन में बेटा वहाँ पे फिर वो डीसी कन्वर्ट करता है, फिर जाके आपकी इन्वर्टर क्या होती है, चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद वो डीसी ही हमको देगा, और फिर उसको क्या कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसमें एसी में प्राप्त तो वो सिस्टम आपका होता है, वहाँ से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सर डीसी वाला जो है वीडियो नहीं चले, ये डीसी है, हाँ, अगर वहाँ पर उसको टच ना करें टी वाले जहाँ पर आप है, जब वहाँ कांस्टेंट रहे से जो मौसम चले तो उसमें कुछ चेंज रहेगा क्या कह रहे हैं, जैसे सर इस तरह चला रहा है लेकिन वो लाइन को टच ना करें टी वाला लाइन वो करवा नहीं पता क्या बोल रहे हैं ये, जैसे ये है नीचे वाला टी वाला लाइन में टच करके चेकिंग टीकेट मौसम चले इस तरह। ये तो डीसी में बेटा हमेशा कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है। यस सर, अगर आपको सर्च किया रहेगा डीसी वाला एसी पहचाने एसी की कंडीशन में आप इस तरह से भी हो सकते हैं, सर्किट ग्राफ में मिल जाते हैं एसी, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा ऐसे भी मिलता है। किताब देखेंगे तो कहीं कहीं आपको एसी का ऐसे भी दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू साइन चेंज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है, जैसे प्लस है फिर माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है फिर हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये कंडीशन आपकी बन रही है, ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कंडीशन हमारा अल्टरनेटिव में बन रहा है, ठीक है। ये कंडीशन आपका फॉर्मेशन हो रहा है। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका फॉर्मेशन एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये कंडीशन आपका हो रहा है ना,
लेकिन यहाँ भी ये वैल्यू कांस्टेंट है, देखो मतलब एक कांस्टेंट था, फिर एक क्या हो गया नेगेटिव, फिर कांस्टेंट फिर पॉजिटिव। बट प्रैक्टिकली ऐसा मिलता नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो एग्जैक्ट जो कंडीशन मिलती है वो हमारी क्या मिलती है ये, बट किताबों में इस टाइप का पल्सेटिंग ही दिया जाता है, इसे पल्सेटिंग कहते हैं, ठीक है, मतलब पल्स के फॉर्म में आपका डाउन सीधा सीधा। तो ये इस टाइप की भी कंडीशन दिखाई जाती है, बट जो पाया जाता है वो ये था, ठीक है। ये वाला बनाया है ऊपर जैसे ज़्यादा ऐसे नीचे वाले, जैसे जो नीचे वाला टी वाला हाँ ये हाँ तब आप कह सकते ये ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट जैसे उसकी तुलना में ये है, वैसे इसकी तुलना में क्या होता है वो वन डायरेक्शन को ही दिखाते हैं, निगेटिव में नहीं आएगा, वो निगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में ही है या नेगेटिव में ही खाली रहेगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट से ऊपर खाली दिखाया या केवल नीचे दिखाया तब मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, ठीक है। हाँ वो जैसे यहाँ पे है ना इस टाइप के भी ग्राफ आपको मिल जाएंगे, साइन ना चेंज होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हमारा AC को ही दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अगर वो पूरा डिटेल मोशन में है तो इसका मतलब साइन नहीं है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दो डायरेक्शन नहीं हो रहा है। मेन जो डिस्क्रिप्शन होता है AC और DC का कि वहाँ पे AC में क्या होगा, टाइम के साथ हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होती है, और वहाँ पे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वहाँ पे मूवमेंट आपका होगा, फ्लो होगा, ठीक। तो वो कंडीशन से आप उसकी हो गई, अब जैसे यहाँ ऐसे दिखा दिया था, ऐसे भी दिखता है, लेकिन वो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा। जैसे हम लोग सीक्वेंस लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे होता है, इसमें अगर मतलब ऊपर लिखना है तो y एक्सिस पे, तो जैसे अगर वहाँ पे 5 पे ऊपर गया है, नीचे मतलब 4 पे है, तो उसका मतलब करंट भी तो बदल रहा है। देखो जैसे ये आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं है, ग्राफ दी जाती है, बट बहुत ज़्यादा क्या है जैसे ऐसे दिया गया है इस टाइप, ये केवल बैलेंस को चेंज बता रहा है कि बैलेंस थोड़ी बहुत क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे मान लो आपने जनरेटर यूज़ किया, DC जनरेटर भी आते थे पहले, DC जनरेटर यूज़ होते थे, आज की डेट में क्योंकि हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट AC वाले यूज़ होते हैं, इसलिए हम लोग AC का यूज़ करते हैं, ठीक। तो जो ये DC है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे जो सोर्स आपका है, जो सोर्स है जिसके थ्रू हम जनरेट कर रहे हैं, उसमें उसकी वजह से थोड़ा बहुत क्या होगा फ्लक्चुएशन, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं है, या नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन उसका चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू हमेशा एक ही है, ठीक। इसीलिए इनका और इस ग्राफ का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जो पढ़ते हैं हम लोग मेनली को ये तो पढ़ते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए, कर लीजिएगा। अब अल्टरनेटिव में जो हमारा सर्किट होते हैं, ठीक, तो जो अल्टरनेटिव करंट होता है या अल्टरनेटिव वोल्टेज होता है, उसको हम लोग साइन कर्व से नीचे दिखाते हैं, I = I नॉट साइन ओमेगा टी, I = क्या I नॉट ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, और V = लिखते हैं V नॉट साइन। इसी को एक क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। अभी फिर पे मत करिए, सारा चले नोट करिए, फिर आगे फिर कल लिखाएंगे। अभी एक बार समझ लीजिए क्या होता है, क्योंकि आप सब भी थोड़ा जल्दी आएंगे, उनको जाना है कहीं ट्रेन उन पकड़ना है केमिस्ट्री वाले सर। तो I = Y नॉट साइन ओमेगा टी, तो V = क्या हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। तो ये हो गया I और किसकी B की टर्म, I = Y नॉट साइन ओमेगा टी, V = V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। तो ये चीज़ें जो आपकी हो रही हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसे हम लोग कहते हैं AC, ठीक। AC को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, टाइम के साथ इनकी वैल्यू क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, टाइम के साथ इनका वैल्यू क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो इनके लिए जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए जैसे लिख रहे हैं, अब साइन ग्राफ में बनाना है, साइन ग्राफ बनाना है, तो ये जो क्वेश्चन आपके V के हैं चाहे I के हैं, इन इक्वेशन में हम T की वैल्यू को चेंज करेंगे, T की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ से होता है
अगर लिखेंगे v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, ओमेगा बराबर आपने पढ़ा हुआ 2 पाई इंटू n पढ़ा है, और n बराबर 1/t ये होता है। तो यही हम लोग ओमेगा की जगह लिख सकते हैं बेटा साइन 2 पाई बाई कितना t इंटू स्मॉल t। सिमिलरली v की वैल्यू लिखेंगे ऐसे v इक्वल टू सॉरी i की वैल्यू लिखेंगे तो i इक्वल टू आएगा i नॉट साइन 2 पाई अपॉन t इंटू स्मॉल t। यहाँ b नॉट और i नॉट को होता है पीक वैल्यू होता है, b नॉट एंड i नॉट क्या है पीक वैल्यू आपके होते हैं करंट और वोल्टेज के, ठीक है। यहाँ पे b नॉट एंड i नॉट एंड i नॉट आर पीक वैल्यू ऑफ किसका वोल्टेज एंड करंट। आपको आरएमएस वैल्यू वगैरह पीछे चैप्टर पढ़ाया था ना, कभी नहीं पढ़े हो आरएमएस पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लीजिए, ठीक है। बिना पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट। अल्टरनेटिव वोल्टेज और करंट का ये क्या होता है पीक वैल्यू होता है, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है बी नॉट और किसकी वैल्यू आई नॉट, बी नॉट और आई नॉट जो है इनके पीक वैल्यू होते हैं अल्टरनेटिव वोल्टेज और बेटा अल्टरनेटिव इसका करंट है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा, ये हमारे पीक वैल्यू होते हैं, कौन सी वैल्यू बेटा पीक वैल्यू आपके जो अल्टरनेटिव वोल्टेज और अल्टरनेटिव करंट है, ठीक। अब कहानी क्या होती है देखो, अगर लेते हैं एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू कितना आएगा v नॉट साइन 2 पाई अपॉन t, और t क्या है यहाँ पे t टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में जाता है, ठीक। तो v इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई अपॉन t इंटू 0 यहाँ से रखेंगे तो ये फैक्टर पूरा 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 होता है, ठीक। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या आएगी 0 टोटल। सिमिलरली i बराबर भी क्या आ जाएगा 0। अगर इसी तरह से हम i का निकालें तो सिमिलरली i इक्वल टू भी क्या आएगा 0, मतलब b की वैल्यू 0 रखेंगे तो i की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0। तो सिमिलर इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, सिमिलर इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। जहां b की वैल्यू 0 वहाँ i की वैल्यू भी 0, जहाँ b की वैल्यू भी तो वहाँ i की वैल्यू भी मिलेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी है वो टाइम के साथ हमारे क्या होगी ठीक है। हम लोग अभी अल्टरनेटिव की बात करें, होगी ये कंडीशन जो होती है वो ओमिक सर्किट में अप्लाई होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। अभी हम लोग अलग अलग टाइप के सर्किट में पढ़ेंगे, ओमिक सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो उस केस में फिर उनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, ठीक है, एफसी सर्किट और फिर एफसीआर सर्किट पढ़ेंगे। तीन से ये और दो एक कॉम्बिनेशन, ठीक। तो वो बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखेंगे एट टी इक्वल टू कितने पे कुछ टी बाई 4। अब एक चीज और समझ लीजिए, आपको जरूर ये समझने चला जाएगा। देखो होता क्या है यहाँ से समझिए बेटा, एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, वन कंप्लीट साइकिल। इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट पे जाके हमारा ही पहुँचते से हम एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसे क्या कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल कहा जाता है, वन कंप्लीट साइकिल कहा जाता है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वन कंप्लीट क्या है आपका साइकिल, ठीक है। अब यहाँ से लगाते ये जाएगा कहाँ तक मैक्सिमम, ठीक। ये और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। देखो एक साइकिल पूरा करने में यहाँ 0 से t छोटा टाइम हमारा t है, तो यहाँ हो गया t बाई कितना 4, 1/4। यहाँ पे लेंगे ये हो गया बेटा t बाई 4, यहाँ पे लेंगे फिर t बाई 2 कितना t बाई 4 जोड़ोगे तो 2 बाई 4, तो 2 जा 4 तो t बाई 2। यहाँ पे लेंगे 3t बाई 4, यहाँ पे ले लेंगे 4
4d/4 मतलब t हो गया। ठीक, ये एक साइकिल है। इसका मतलब जो वेरिएशन मिला है 0 से फिर t पहुंचने में t/4, 1 से फिर 0 होने में फिर t/4, मतलब ये टाइम का जो वेरिएशन का है वो t/4 का हो रहा है। कितने का ले रहे हो? t/4 का वेरिएशन हमारा मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? t/4 का वेरिएशन हमारा यहाँ मिल रहा है। ठीक, अब कंडीशन क्या होगा? Where b is equal to b maximum. b की वैल्यू t/4 लेंगे, b की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, Find the question second first. ठीक, तो यहाँ क्या आएगा? b की वैल्यू b b नॉट naught. b साइन naught 2π/t, 2π/t इनटू कितना? t कट जाएगा, चार कट जाएगा, 2 2 जा नब्बे। sin π/2 मतलब होता है बेटा sin 90, पाई समान 180 होता है, t हो गया हमारा 90 और sin 90 की वैल्यू 1, b बराबर हो जाएगा 3। और t/4 पे हमें जो मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक, फिर अगर हम लोग ये स्टार्ट पॉइंट सिमिलरली सभी आएगी। हां सिमिलरली आएगा, i की वैल्यू भी क्या मिलेगी? i नॉट मतलब पीक वैल्यू के बराबर मिलेगी। ठीक, जब हम लोग t का वैल्यू कितना लिखेंगे? t/4, t की वैल्यू कितना लिखा आपने? t/4 लिखा। जब t/4 इसको ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? t/4 आप ले रहे हैं, कंडीशन क्या बनेगा? अगर t की वैल्यू हम लोग 3t/4 ले रहे हैं तो क्या कंडीशन बनेगा? 3t/4 tt 3 पाई 3 270 माइनस में आएगा इसमें। तो t की वैल्यू आप लेंगे कितना? 3t/4 लेंगे, कितना लेंगे? 3t/4 लेंगे, तो b बराबर आएगा b नॉट sin 2π/3 इनटू t/4 साइन 270 ठीक, तो हो गया b नॉट sin 3π/2, पाई हमारे 180 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 180 इनटू मतलब 970, कितना है? 270 और 270 वैल्यू होती है बेटा -1, माइनस sin 270 वैल्यू कितनी आती है? -1, ये आ जाएगा माइनस b naught b = -b नॉट मतलब निगेटिव में सबसे मैक्सिमम देखो आ गया। निगेटिव में मैक्सिमम। सिमिलरली i = क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मतलब 3t/4 है, ये वैल्यू जो होगी यहाँ से दिखा देंगे। अगला नंबर 4 at t = t, जब हम लोगों ने t की वैल्यू जैसे t की क्या ले लिया बराबर क्या हो जाएगा? 360 हो गया, 360 तो b वैल्यू हो गया 360 वैल्यू और ये फिर सिमिलरली आई बराबर i की जो वैल्यू आएगी वो जीरो। ठीक, और एक आप पॉइंट और समझ लीजिए एट t = कितना? 5t/4 ठीक है, अगला शुरू होगा फिर यह फोट हो जाएगा। यहाँ पर फिर लिखेंगे b = b नॉट sin 2π/4 ठीक, t कैसे इनटू जब b = आ जाएगा b नॉट sin 5π/2 ठीक, तो ये हो गया 540 450 अब 450 फिर वैल्यू आ जाएगा +1 तो
पहले वाले बी इक्वल टू बी नॉट और सिमिलरली हो जाएगा आई इक्वल टू कितना ठीक 450 की वैल्यू जो होती है 1 होता है मतलब साइन क्या 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा देते हैं ठीक हो गया बेटा तो ये हो गया तो यहाँ से टाइम अगर हम दिखाएंगे तो ये वैल्यू हमारी कहाँ वाली पाई डी बाई 4 वाला बराबर ठीक वैसे ही कंपेयर कर लीजिए हो गया हो गया एक जनरल हो गया आपका कैसे हमारा वैल्यूएशन कर दिया टोटल डायग्राम बना टाइम दिखा लिया तो ये तो हो गया बेटा वोल्टेज और करंट की वैल्यू कैसे हम लोग क्या दिखाते हैं वेरिएशन दिखाते हैं टाइम के साथ ठीक अल्टरनेटिव करंट या जो वैल्यू है वो कैसे आपकी वैरी करेगी ये दिखा लेते हैं ठीक है फिलहाल अभी ये जो हम लोग ग्राफ दोनों सेम पेज में लेते हैं वो ओमिक सर्किट के लिए डिस्कस की जा रही है इसके लिए ओमिक क्योंकि लिए अलग अलग टाइप ऑफ सर्किट हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये चीज़ें फिर वो ठीक है समझ गए कोई दिक्कत किसी को चलिए हाँ जो ओम सर आपको फॉलो करें मतलब प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट इसमें केवल रेजिस्टेंस लगा होता है इस वायर में खाली इसमें केवल क्या हो रेजिस्टेंस हो मतलब उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का लगा होता है ठीक है जिससे प्रेरक क्या कहते हैं इनके क्या कहते हैं प्रेरक क्या सर इंडक्टेंस या अनयून पीरियड और सॉफ्ट पीरियड वाले अनयून पीरियड सॉफ्ट आपने कैपेसिटेंस पढ़ा कैपेसिटर संधारित्र सी ठीक है ऐसा कैसे दिखाया सी वैसे इंडक्टेंस का जो इंडक्टर जो होगा उसके इंडक्टेंस को आप यल से दिखाते हैं ठीक रेजर वाला इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है इंडक्शन के द्वारा ही वो बनता है जी ये वाला चैप्टर तो सब छूटा है तो है दूसरे इंडक्शन में ये पढ़े सर इंडक्शन दूसरे इंडक्शन दूसरे एक्सपेरिमेंट यही सब पोस्टर वाला पढ़े पोस्टर वाले मैग्नेटिक इंडक्शन सर मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़े हैं शायद वही है सर चैप्टर जो चैप्टर छूटा है आप सब मैग्नेटिक इफेक्ट आप सर इसके बाद इंडक्शन वाला मैग्नेटिक इंडक्शन वो नहीं हो पढ़ा है नहीं सर इंडक्शन छोटा है उसके बाद मैजिकल वाला तो उसी में ईयर्थ वाला ईयर्थ वाला ईयर्थ का मतलब है ईयर्थ चलिए आज को समझ लीजिए ईयर्थ वाला जो बचवा है जो 5 वाला एर्थ वाला और छठवां का चलिए अब इसको आप जैसे समझ लीजिए नहीं होगा तो उसको फिर समझा देंगे ठीक है
तो ऐसे समझिए थोड़ा सा, एक कंडीशन आपकी बनती है क्या, जैसे टाइप ऑफ सर्किट का, तो समझ लीजिए क्या सर? देखो सर आया नहीं है, सर को जाना है तो इसके बारे में आएंगे। नो सर। तो टाइप ऑफ सर्किट ऐसे सुन लीजिएगा, कंडीशन क्या हो रहा था, जैसे आपने कहा क्या, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सर्किट, तो तीनों में हम आंसर बता दे रहे हैं। देखो ऐसा एक होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, आर सर्किट, ओनियन सर्किट, इसे कहते हैं बेटा आर सर्किट या आर ओनियन सर्किट, यानी सर्किट कंटेनिंग ओनली क्या, रेजिस्टेंस, फाइंड ओनली रेजिस्टेंस। ठीक, थोड़ा सा साथ में बता देते हैं सर, नेक्स्ट टाइम वो वाला नहीं होगा तो आगे कभी बताएंगे। ठीक, तो कंडीशन क्या होगा कि प्योरली हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टिव सर्किट की, प्योरली क्या रेजिस्टिव सर्किट की, एक्चुअली वहाँ हो गए तो दिमाग में वही स्टोर था कि हो गया है। ठीक, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस आपका होता है क्या होता है, केवल सर्किट में आपका रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस लगा होता है, क्या लगा होगा, सर्किट में केवल ओमिक रेजिस्टेंस आपका लगा होगा, V इक्वल टू V नॉट, हमने पोटेंशियल साइन ओमेगा हो गया, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। तो ये प्योरली हमारा कंडीशन किसकी हो गई, ओमिक सर्किट है, इसमें क्या लगा हुआ है आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से हम दिखा देंगे, दिस इज द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इसी को कह देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, एक होता है वेव डायग्राम, एक होता है फेजर डायग्राम। जब वेव डायग्राम हम लोग क्या बनाते हैं, तो वेव डायग्राम बनाएंगे, जो अभी हमने पीछे बनाया था वही इसका वेव डायग्राम है। टाइम हो गया। ठीक, ये वी आर आई को दिखा रहे, तो यहाँ पे जो करंट है जिसे हम लोग कहते हैं V और इसे कह देते हैं क्या I। ठीक, जब इसका फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं, क्या ये वेव डायग्राम कहलाता है बेटा, क्या कहलाएगा ये वेव डायग्राम कहलाएगा। ठीक, और जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये टाइम एक्सिस है, ये V R। ठीक, तो दोनों जो हमारे दिखाएंगे V और I, जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज होने का मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू देखो बढ़ रही है, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। मतलब इनके बीच फेज डिफरेंस पाई की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, मतलब दोनों सेम फेज में होते हैं। फिर वहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस का जो मान होता है वो जीरो होता है, यानी कि इसी एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज को भी दिखाते हैं और इसी एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, करंट को भी दिखाएंगे। तो I और V, VR और I दोनों सेम फेज में होते हैं, V और I दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। इसलिए कंडीशन हमारा होता है प्योरली रेजिस्टिव के लिए। अभी कंपेयर का नहीं कर रहे हैं। ठीक, कौन सा नहीं, ओम सला की कंडीशन में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, तो यही वाला एप्लीकेबल भी होता है, ओमिक सर्किट के लिए ही ओम सला फॉलो होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये फेजर डायग्राम जैसे जैसे V बढ़ाओगे वैसे वैसे I की वैल्यू भी बढ़ेगी, V घटाएंगे तो I भी घटेगा, मतलब दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक, तो ये कंडीशन आपके होंगे वेव डायग्राम कहलाता है, ये फेजर डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम कहलाता है हमारा। ठीक, अब जब हम लोग इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, प्योरली
प्योरली इंडक्टिव की जब बात करेंगे इस केस में क्या होगा, और इंडक्टेंस के लिए इंडक्टेंस को एल से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, ठीक। तो इस केस में वी यहाँ कौन लीड करता है कौन लैग करेगा, कोई बोलो। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट में कौन सा लीडिंग फैक्टर होता है कौन सा लैगिंग फैक्टर होता है, तो चलिए इसमें कौन सा लीडिंग फैक्टर है कौन सा लैगिंग फैक्टर है, कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा कि करंट लीड करेगा, ये दोनों से एक में होंगे। याद रखिए प्योरली इंडक्टिव की हम लोग बात करते हैं तो बेटा वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज π/2, कितना फेज π/2, ठीक है। इनमें जो फेज डिफरेंस होते हैं यहाँ पे पाई, यहाँ पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 है फेज डिफरेंस, ठीक है। सिंप्लीफाई करो वहाँ पे बार डिफरेंस फेज डिफरेंस का बता देंगे 90 शुरू होगा तो 0 से, जबकि यहाँ पे क्या है पाई की वैल्यू जो होता है वो π/2 के बराबर होता है, ठीक है। पाई वैल्यू कितनी है π/2, वोल्टेज लीड्स द करंट बाई फेज कितना π/2, वोल्टेज जो होता है करंट से π/2 फेज लीड करता है। तो जब हम लोग यहाँ पे वेव डायग्राम बनाएंगे या फेजर डायग्राम बनाएंगे तो उस कंडीशन में डायग्राम कैसे बनेगा, एक तो 90 शुरू होगा तो 0 शुरू होगा। ये आई है ये BL है, BL और किसके बीच में, आई के बीच में हम लोग यहाँ ग्राफ खींच लेगा। जब ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो हमारा अगर करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट को अगर हम लोग वोल्टेज कहाँ से होगा, वोल्टेज 90 यहाँ से, जब ये 0 होगा तब ये पीक पे होगा, तो ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक। ये पीक पे है तो ये 0, ये पीक पे होगा तो करस्पॉन्डिंग ये 0, जब ये नेगेटिव में पीक पे होगा तो ये 0, फिर ये 0 पे आएगा तो ये पीक पे जाएगा, ठीक। ये आई हो गया, ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है और ये BL ये केस आपका होता है यहाँ से, ठीक है। अभी ये सब बताएंगे बाद में। और तीसरा हम पहले क्या, जब प्योरली कैपेसिटी होगा तो वहाँ पे वोल्टेज अगर फेजर डायग्राम यहाँ बनाते हैं ये आई होगा और ये हमारा क्या है, ये टाइम के साथ हम लोग दिखाया है, टाइम के साथ वेरिएशन, तो आई है और ये हमारा क्या है V, ठीक। इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे आपको जो शो करेगा ये BL है और ये I है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ये π/2 होता है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज π/2। तो अगर इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो अगर V को हम लोग लेते हैं कहाँ पे, V0 sin ओमेगा t प्लस π/2, तो I इक्वल हो जाएगा I0 sin ओमेगा t, I इक्वल क्या पढ़ लेंगे I0 sin ओमेगा t के बराबर, यहाँ पे से ये कर ठीक। यहाँ पे तो पीछे वाला कोई पेज नहीं था, यहाँ पे पेज हो गया π/2। इसी क्वेश्चन को R करके हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे लिखते हैं, अगर V को V0 sin ओमेगा t रखोगे तो इससे करंट π/2 लैग कर रहा है